बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 665। आज हमने यहाँ कोर्स को स्टार्ट किया जिसका नाम हमारे पास है कॉम्बिनेटेड सीसी चैन की बुक है आपके पास, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे पास रिलेटेड है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिलेटेड। अब देखिए इसके हमारे पास दो काउंटिंग प्रिंसिपल है बेसिक जो हमारे पास है वो एक तो है परमुटेशन और दूसरा है आपके पास कॉम्बिनेशन। अब वर्ड फॉर्मेटेशन और कॉम्बिनेशन किन जगह पर रिप्लेस होता है या प्लेस होता है, हम उस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटेशन की। जो आपके पास वर्ड फॉर्मेटेशन है, अगर आपने किसी भी चीज़ के वेस जानने हो कि किसी भी चीज़ को या कितने नंबर्स को या मेंबर्स को हम कितने डिफरेंट तरीके से प्लेस कर सकते हैं, तो देन हम वर्ड फॉर्मेटेशन यूज करते हैं या मेथड अप्लाई करते हैं फॉर्मेटेशन का। तो हमारे पास बड़े ही आसानी से हमारे पास नंबर ऑफ वेज निकल आते हैं। तो अगर तो नंबर ऑफ वेज की हमें रिक्वायरमेंट है तो हम फॉर्मेटेशन को यूज करते हैं। तो जिसे हम n फैक्टोरियल की मदद से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वो फैक्टोरियल होता है लेकिन इसका जो असल फार्मूला होता है वो है NPR। और उसके बाद अगर तो हमने उन नंबर्स में से या उन मेंबर्स में से सिलेक्शन करनी हो या कमेटी बनानी हो तो देन हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अगर तो क्वेश्चन में आपके पास वर्ड कमेटी का या सिलेक्शन का यूज हुआ है तो देन आप कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस भी है कि अगर तो आपके पास वेज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन में देन आप फॉर्मेटेशन अप्लाई करेंगे मेथड। अगर तो आपके पास यूज हुआ है सिलेक्शन का या कमेटी का देन आप यूज कर सकते हैं इस चीज को कॉम्बिनेशन को। तो वो आपके पास आसानी से आपके पास आपकी कमेटी भी और आपके पास जो सिलेक्शन होगी वो भी आपके पास वो आसानी निकल आएगी। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो फॉर्मेटेशन के रिलेटेड ही है। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे पास है प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल यानी कि एपी। अब देखिए एडिशन प्रिंसिपल हमारा कहाँ यूज होता है। एडिशन प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास वहां पे यूज होता है अगर तो हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हों, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हों, उन पॉइंट्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हमें मूव करना होता है तो हमारे पास कितने वेज होते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए एक तो बात हमें ये तय करनी है कि क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने वक्त क्या दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि उस पॉइंट से हम गुजर के तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एडिशन प्रिंसिपल में हमारे पास एक्चुअली जो हम एग्जांपल देखेंगे ना उसमें हमारे पास जो डायग्राम है उसमें हमारे पास क्लियरली नजर आ रही है। इसके अगर बेसिक डेफिनेशन की तरफ हम मूव करें तो अज्यूम दैट देयर आर n1 ways to event e1 to occur। अगर मेरे पास n1 ways है तो इसके लिए इवेंट कौन सा होगा, e1 होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास n2 ways हैं तो इनके लिए इवेंट भी आपके पास e2 occur होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास n3 ways हैं तो आपके पास जो इवेंट होगा वो e3 occurs होगा। इसी तरीके से सो ऑन अगर आपके पास nk ways हैं तो आपके पास जो इवेंट होगा वो ek होगा। इसी तरीके से एपी या आप कह सकते हैं कि एडिशन प्रिंसिपल, तो इन तमाम वेज को आप ऐड करें तो इस सूरत में अगर हम समेशन लिखें तो आपके पास n आईज यानी कि i की कीमत 1 से लेकर k तक स्टार्ट होती है और इसमें आपके पास जो k होता है वो 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा हो सकता है क्योंकि जो आपके पास मेथड होंगे या आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो सारी बात है अगर आप एडिशन के प्रिंसिपल लगा रहे हैं तो वो चीजें एक से ज्यादा ही होंगी या एक होंगी। तो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 1.1 1 can each city q from p by c। वो कह रहा है कि आपने एक सिटी q से आपने p की तरफ मूव करना है तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं। तो देखिए पहला तो उसने दिया कि बाय सी यानी कि समुद्र के जरिए पानी के जरिए आप सिटी क्यू से के पी तक जा सकते हैं। और दूसरा मेथड है ए से भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। आप देखें सिटी हमने क्यू फ्रॉम पी से क्यू की तरफ मूव करना है तो हमारे पास तीन डिफरेंट वेज हैं यानी कि सी के जरिए, एयर एंड बाय रोड। तो सपोज दैट सपोज करता है कि हमारे पास के दो वेज हमारे पास है कि बाय समंदर यानी कि सी के जरिए जा सकते हैं, तीन वेज मेरे पास एयर के हैं यानी कि दो वेज उसके पास रोड के हैं। तो इनका हमें कनेक्शन फाइंड आउट करना है। अब देखिए डायग्राम में अगर पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं तो देखिए इनके दरमियान कोई भी ऐसा थर्ड पॉइंट नहीं आ रहा कि उस पॉइंट से हमने गुजर कर तीसरे पॉइंट में जाना, यानी कि डायरेक्ट रास्ता है। अब देखिए अगर डायरेक्ट रास्ता हो कोई भी इसके अंदर ब्रोकन या पार्टीशन ना की हो तो देन हम एपी यूज करते हैं एडिशन प्रिंसिपल को। अब देखिए ये जो रेड लाइन है ये आपको शो कर रहा है कि बाय रोड एंड जो आपके पास ब्लैक डॉट्स हैं वो आपको शो कर रहा है बाय रोड्स एंड ब्लू डॉट्स आपको शो कर रहे हैं कि बाय सी पानी के जरिए। अब देखिए यहाँ पे आप अगर आप इन
वेज को कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितने वेज आ रहे हैं, 3 वेज आ रहे हैं, ये आपके पास 2 एंड ये आपके पास क्या आ रहे हैं 2। तो अकॉर्डिंग टू बाय अगर आप एपी लगाएं बाय एपी, एपी से मुराद आपके पास एडिशन, तो देन अब इन नंबर ऑफ वेज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 + 3 + 2। अब देखिए आपके पास कितने वेज आए 7, यानी कि 7 डिफरेंट वे से हम सिटी पी से सिटी क्यू को हम अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि सिटी पी से अगर हमने क्यू की तरफ मूव करना हो तो ये हमारे पास 7 डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से हम इनको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका इक्विवेलेंस रिलेशन भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास उनकी कार्डिनलिटी फाइंड करनी हो तो आप क्या करें, उनकी इसी तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपके पास सेम आ रहा है, उनके अंदर यूनियन है, यानी कि सम हो या यूनियन हो तकरीबन आपके पास सेम ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो भी इसी के रिलेटेड ही है, एग्जांपल 1.2 उसको हम देखते हैं, नेक्स्ट उसका हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 1.2, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और इंटीजर्स सच दैट आपके पास इस फॉर्म में इंटीजर दिया हुआ है x² + y² लेस देन इक्वल टू 5। अब देखें इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे हमने फाइंड आउट करने हैं यानी कि उनका बाय एपी के जरिए। तो अब देखें अगर तो हम इस केसेस को 6 यानी कि इस केस को हम डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें मैं इस केस को 6 डिफरेंट डिस्जॉइंट केसेस में डिवाइड करने लगा हूं, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि इन दोनों का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि या तो 5 के बराबर है या इससे छोटा है। तो देखिए अब 0 से 5 से जो छोटे जितने भी इसके रिमाइंडर होंगे ना, अगर 5 से छोटे जितने भी रिमाइंडर होंगे तो वो आपके पास बराबर भी हो सकते हैं, इनसे छोटे भी हो सकते हैं। तो वो आपके पास 0 1 2 3 4 5। अब देखिए आपके पास कितने वेज हैं 6 हैं, तो यानी कि इस हम क्वेश्चन को क्या करेंगे 6 डिफरेंट वेज में हम डिवाइड करेंगे। तो आपकी बुक में लिखा है बाय, तो यहाँ से वी डिवाइड the questions into 6 disjoint cases, या फिर आप कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में। अब देखिए जो आपके पास सेट दिया हुआ है SI वो आपके ऑर्डर पेयर में है, यानी कि ये नंबर आपके पास क्या है ऑर्डर पेयर में है, और जो आपके पास x और y है वो किसको बिलोंग करते हैं, वो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। x और y आपके पास किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को बिलोंग करते हैं। और जो आपके पास कंडीशन दी हुई है यानी कि इन दो नंबरों का जो आपके पास स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई से मुराद यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई से मुराद आपके पास जो मैंने डिवाइजर इसके रिमाइंडर लिखे थे वो थे, यानी कि आई से मुराद आपका 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है। अब देखिए हमें इसके 6 डिफरेंट डिस्जॉइंट केसेस बनाने हैं जो कि हमारे पास आई से मुराद है कि इनका स्क्वायर या तो 0 के बराबर हो, इनका स्क्वायर 1 के बराबर भी हो, इनका स्क्वायर 3 के 2 के बराबर भी आ सकता है, 3 सो ऑन इनका स्क्वायर 5 के बराबर भी आ सकता है। 6 डिफरेंट डिस्जॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे उन तमाम केसेस को हम बाय एपी के जरिए ऐड करेंगे, तो देन हमारे पास जो आंसर होगा वो इस चीज का क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। अब इस पर देखिए तो इसका फाइनल फर्स्ट केस बनता है वो बनता है कि S1 से मुराद है कि इन दोनों का जो स्क्वायर करें वैल्यूज का लेकर उसका जो आंसर है सॉरी S0, तो इन दोनों का अगर हम स्क्वायर लें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो उसका आंसर क्या है 0 है। तो अब देखिए ऑर्डर पेयर में अब 0 लाने के लिए मैं x को भी 0 से रिप्लेस करूंगा और y को भी। अगर मेरे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है देन मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो देन आपके पास रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, ऐसे 0। इसी तरीके से अगर मैं S1 निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि इन किसी वैल्यू का स्क्वायर करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट हो वो क्या है 1 आए। तो पेयर फॉर्म में या तो x की वैल्यू 1 हो सकती है y की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर पुट करूं x² + y² अगर मेरे पास रिजल्ट 1 है तो वो या तो 1 का स्क्वायर कर लें इसकी वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा 1 आएगा। एक केस ये है, या आप x की जगह -1 को रिप्लेस कर दें तो फिर भी आपका रिजल्ट क्या होगा 1 आएगा,
क्योंकि -1 का स्केयर 1 होता है, 1 + 0 1। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको 0 रख लें, प्लस 1 का स्केयर कर दें, यानी कि y वैल्यू का स्केयर कर दें, फिर भी आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। या आप ऐसा करें, इसको 0 रखें और y को -1 का स्केयर करते हैं, फिर भी आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ये तमाम की तमाम आपके पास क्या होगा, पेयर फॉर्म में, इनको नंबर में लिख दें। तो या तो आपके पास केसेस 1 0 आ सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू 1 और y 0, इसमें पुट करें, आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। या आप करें कि -1 पुट कर लें x को, तो फिर भी आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। या आप क्या करें, इसको 0 पुट करें, इसको 1, फिर भी 1 होगा। या इसको 0, इसको -1, उनका स्केयर है ना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपके पास क्या है, 1 नंबर ऑफ वेज। इसके जरिए आपके पास कितने नंबर ऑफ जो आपके पास पेयर्स हैं वो आपके पास 4 है। इसी तरीके से S2 कैलकुलेट करें, तो S2 के लिए आपके पास क्या है, ये भी 1, ये भी 1, दोनों का स्केयर करें, आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से ये 1 रख लें, ये -1, फिर भी आपके पास आंसर 2। या आप ऐसा करें, इसको -1, इसको 1, फिर भी रिजल्ट 2। या दोनों का -1 पुट कर लें, फिर भी आपके पास जो रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, 2 होगा। ये कितने आपके पास पेयर आ रहे हैं, ये आपके पास 4 है। इसी तरीके से S3 है, किसी भी दो नंबर का जो सम ऑफ स्केयर होता है वो कभी भी किसी और नंबर के 3 के बराबर नहीं होता। तो यानी कि ये आपके पास जो बेस होगा वो आपके पास क्या होगा, 5 होगा। क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, तो 4 + 1 ये आपके पास क्या होता है, 5 आता है। यानी कि 3 किसी भी सूरत में आपके पास रिजल्ट नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर हमने S4 निकालना है, तो इसके लिए ये आपके पास 2, ये भी 2। तो अगर देख रहे हैं इसका स्केयर नहीं, एक को वैल्यू आपको 0 पुट करना होगा। अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू आपको 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का स्केयर 4 और y का 0, तो 4 आपके पास रिजल्ट आता है S4। इसी तरीके से या आप इसकी वैल्यू आप -2 पुट कर लें, इसको 0 पुट करें, फिर भी आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 4 आता है। या आप क्या करें, इसको 2, इसको 0 पुट करें आप x को, अब y की वैल्यू को आप 2 पुट करें, फिर भी रिजल्ट आपके पास 4। या इसको 0, इसको -2, फिर भी आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 4 आता है। ये कितने वेज हैं, ये भी आपके पास 4 वेज थे। ये आपके पास कितने वेज थे, आपके पास 0 वेज थे। इसी तरीके से S5 अगर आप कैलकुलेट करें, तो 5 के लिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 चूज करें, इनका स्केयर करें, तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा। या आप ऐसा करें कि इसको 1 चूज करें, इसको -2 चूज करें, या इसको -1 और इसको +2, या दोनों को आप माइनस चूज कर लें, फिर भी आपका रिजल्ट क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। या आप ऐसा करें, अब इसको 2 चूज करें, इसको 1 चूज करें, और देन इसको 2 चूज करें आप, अब इसको -1 चूज करें। आप देखिए सारे के सारे डिफरेंट वेज आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको -2 चूज कर सकते हैं, इसको +1 चूज करें, या आप दोनों को नेगेटिव चूज कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें ये डिफरेंट है कि इसमें y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -1 है, जबकि इसमें क्या है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये आपके पास कितने पेयर्स हैं, ये आपके पास 8 पेयर्स हैं, 8 पेयर्स हैं। तो बाय AP, तो AP से आप क्या करेंगे, इन तमाम पेयर्स को आप सम अप कर लें, 1 + 4 + 4 + 0 + 4 + 8, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 21। यानी कि S जो आई थी, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है, ये नंबर ऑफ बेस वो आपके पास कितने हैं, ये 21, ये आपके पास 21 है आ गया। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सम अप करें कि I की वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास कैलकुलेट थी 5 तक, और ये आपके वैल्यू क्या था, SI, यानी कि I की वैल्यूज यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर और 5 तक मूव की थी। इन तमाम को अगर आप सम अप करें तो आपका रिजल्ट कितना आता है, 21। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसकी 1.3 है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट दूसरा है कि ये था ना बाय AP, दूसरा हमारे पास है MP, यानी कि मल्टीप्लिकेटिंग जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आर्टिकल है। इसमें हमारे पास क्या है, अज्यूम दैट द इवेंट E हैज डिकम्पोज्ड इनटू R ऑर्डर्ड इवेंट, यानी कि इवेंट E को हमने क्या किया है, ऑर्डर्ड इवेंट्स में हमने डिवाइड किया, डिकम्पोज किया है, E1 E2 E3। वही सेम तरीका है कि अगर आपके पास n बस है तो आपके पास जो डिकम्पोज्ड आपके पास बेस है वो क्या है, E1 है,
N2 के लिए आपके पास E2 है। इसी तरीके से अगर N1 है, NR है, तो आपके पास जो इवेंट होंगे वो क्या होंगे, ER होंगे। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपके पास क्या होगा, इनके दरमियान मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे समेशन के लिए आपके पास y होगा, यानी कि वो I1 से लेकर R तक, और आपके पास I1। इसमें आपके पास I1 इसलिए चूज किया गया क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या था, I की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि सामने आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, जबकि इन मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगर इसमें हम I को वैल्यू 1 0 चूज करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट क्या होगा, अगर हम 0 को भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास जो वेज हैं पहुंचने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए आपके पास क्या होगा, वेज 0 होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो इसे हम 1 चूज करते हैं। इस वजह से यहाँ पे I की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। ये एग्जांपल नंबर 1.3 हमारे पास है जो कि रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। इसमें हमारे पास क्या है कि A to reach city D from A1 has to pass through city B and city C। वो कह रहा है आपके पास जो सिटी A से सिटी D तक आपने मूव करना है, लेकिन उसमें आपके पास क्या है, A से D तक मूव करने के लिए आपको इनके आने वाले दरमियान दो सिटीज जिसका नाम B और C दिया हुआ है उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अब देखें जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास ये क्या था, A एंड D तक हमें मूव करना है। तो फिर ये हमारे पास B एंड C के अंदर जो पॉइंट ऐड किया गया है या सिटी ऐड किया गया है कि हमें D तक मूव करने के लिए पहले B और C में से गुजरना पड़ता है। यानी कि क्या किया गया, A और D को डिकम्पोज किया गया है R ऑर्डर पेयर में, यानी कि A और D को डिकम्पोज किया गया है B एंड C में। जबकि हमने देखा था एडिशन जो प्रिंसिपल में था उसमें हम क्या करते थे, ये जो B एंड Q था ना, P से Q तक हम मूव करते थे, हमारे पास 3 डिफरेंट वेज थे। बाय रोड था, बाय एयर था, बाय सी था। यानी कि P और Q को किसी भी डिकम्पोज्ड इवेंट में नहीं किया गया, यानी कि इसमें A और D को डिकम्पोज किया गया दो डिफरेंट सिटीज में। अगर तो डिकम्पोज का आपके पास क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, यूजिंग बाय मल्टीप्लिकेशन। अगर डिकम्पोज नहीं किया गया है तो आप क्या करेंगे, आप AP यूज करेंगे, यानी कि एडिशन प्रिंसिपल। अब देखिए A से B तक मूव करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं, और B और C तक मूव करने के लिए मेरे पास 5 वेज हैं। आपको यहाँ पे लाइंस की मदद से भी शो हो रहा है, रेड लाइन शो कर रही है कि A से B तक मूव करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। एंड ब्लैक जो आपके पास लाइन है शो कर रही है कि B से C मूव करने के लिए आपके पास 5 डिफरेंट वेज हैं। इसी तरीके से C से D तक मूव करने के लिए आपके पास डिफरेंट कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। अगर हम बाय इसके MP से मुराद आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो बाय MP, तो अगर MP की वजह से यूज करें तो आपके पास नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज वो आपके पास फर्स्ट 2 वेज हैं, सेकंड आपके पास 5 वेज हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 वेज है। तो अगर आप दोनों को यूज करें तो आपके पास कितने वेज आते हैं, 20 नंबर ऑफ वेज आते हैं यूज करने के लिए। यानी कि A से B तक मूव करने के लिए आपके पास क्या है, 20 डिफरेंट वेज हैं। नेक्स्ट इस एग्जांपल हम देखते हैं 1.4। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 1.4। To from a k array sequence E1 A2 A3 and so an of length n, यानी कि आपके पास एक k array sequence दी हुई है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, n है। We first select an A1। अगर हमने A1 चूज किया तो इस सेट के लिए जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो क्या है, कि 0 से लेकर k-1, यानी कि टोटल नंबर तो इटसेल्फ नंबर तो नहीं आ सकता, तो उसके लिए जो मेरे पास चॉइसेस हैं वो क्या है, k-1। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या होंगे, ये k चॉइस होगा। इसी वजह से आप देखें तो अगर आपके पास A2 है तो इसके लिए वो कह रहा है सेम एज अ सेट B, यानी कि जो भी आपके पास A1 था उसके लिए चॉइस आपके पास क्या थी, सेट B था। इसी तरीके से अगर आप A2 चूज करते हैं k अरेज में से, उसकी भी आपके पास चॉइस क्या होगी, सेम सेट B होगा। इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर आप 100 चलते जाएं AN तक तो देन उसकी भी जो आपके पास चॉइस होगी वो सेम एज B सेट की तरह होगी। तो जस्टिफाई करना है कि इसके ईच स्टेप जो k है वो k इज ईच स्टेप, यानी कि जो k चॉइसेस हैं वो हर स्टेप के लिए हैं। अगर तो मेरे पास ये k अरेज था तो आपके पास जो सीक्वेंस यूज हो रही थी वो क्या हो रही थी, k अरे सीक्वेंस। तो फॉर k अरे सीक्वेंस, तो अगर तो आपके पास k अरे सीक्वेंस थी तो वो आपके पास क्या थी, k अरे सीक्वेंस A1 A2 A3 AN। अब हर स्टेप के लिए आपके पास कितनी चॉइस आ रही है, वो आ रही है k चॉइस। तो यानी कि A1 के लिए आपके पास k चॉइस, A2 के लिए k चॉइस, क्योंकि वो कह रहा है सेट B सेम है सेट B।
यानी कि हर स्टेप के लिए वो क्या कह रहा है, सेट बी की, यानी कि अगर A1 के लिए बी सेट है तो उसके लिए जो चॉइस है वो के है। इसी तरीके से A2 के लिए आपके पास सेट बी है, यानी कि फिर के चॉइस है। A3 के लिए फिर सेट बी है, यानी कि फिर के चॉइस है। सो ऑन AN के लिए आपके पास फिर सेट बी है, यानी कि के चॉइस है। तो अगर इन सब के लिए आपके पास क्या चॉइस आ रही है, के चॉइस आ रही है, तो देन आपके पास हर के कितने मल्टीपल्स है, n मल्टीपल्स है। तो यानी कि अगर हर स्टेप आपके पास आ रहा है के चॉइस, यानी कि हर स्टेप की चॉइस के लिए क्या आ रहा है के, और ये कितने के कितने टाइम है, n टाइम्स है। ये के कितना है, n टाइम्स है। देन आपके पास जिसका आंसर होगा वो के की पावर n होगा, यानी कि के कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। अगर इसकी मैं एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर आपके पास लिखा हो कि 2 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर के n टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे लिख लें n टाइम्स। तो अगर के n टाइम्स है तो इसका आंसर क्या होगा, k की पावर n, यानी कि के n टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1.1.5, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 600 एंड इटसेल्फ। अब 600 के हमने पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए अगर हम क्वेश्चन को समझे तो ये आप दो डिफरेंट वेज के तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि बाय नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में आप पॉजिटिव डिवाइजर किस तरह फाइंड आउट करते थे, यानी कि टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन बाय, अगर हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो 2 मेरे पास इसके बेसिक मेथड हैं। इफ वी सी द क्वेश्चंस, 2 डिफरेंट मेथड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। 2 डिफरेंट वेज हैं जो कि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय नंबर थ्योरी, यानी कि नंबर थ्योरी की मदद से सोल्व कर सकते हैं। दूसरा हमें काउंटिंग प्रिंसिपल, बाय काउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि दो मेरे पास डिफरेंट वेज हैं। या तो बाय नंबर थ्योरी की मदद से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, या हम बाय काउंटिंग प्रिंसिपल की मदद से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर तो मैं इसकी बात करूं कि इसके फाइंड करते हैं 600 के पॉजिटिव डिवाइजर। अब 600 के जो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे मेरे पास, यहां से कैलकुलेट कर लें 600 के आप पॉजिटिव डिवाइजर। एक तो 2 है तो 300, 2 के मल्टीप्लाई बाय 150, अब ये 2 के मल्टीप्लाई बाय 370 और 3 के मल्टीप्लाई 255, 25 एंड 5 into 5। अब देखिए इसके जो मल्टीपल आ रहे हैं वो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। तो अगर हम टा यानी कि पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट कर रहे हैं 600 के, तो वो आपके पास फार्मूला था, अगर ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स की पावर हैं तो इन पावर्स में आप क्या करते थे, एक ऐड करते थे। तो यानी कि 3 + 1, 1 + 1 एंड 2 + 1, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपका रिजल्ट कितना है 24। यानी कि इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे वो क्या होंगे 24 हैं। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 1 by 1, यानी कि इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर होंगे वो क्या होंगे 25, यानी कि 24 डिफरेंट आपके पास पॉजिटिव ऐसे डिवाइजर हैं जो कि 600 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड है कि हम 600 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपके पास क्या था, 600 के जो पॉजिटिव डिवाइजर थे, हम उसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, 2 की पावर, ये मेरे पास आया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। यानी कि इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं वो हैं कि 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर a, 3 की पावर b एंड 5 की पावर c। अब a किसको बिलोंग कर रहा है, a बिलोंग कर रहा है इसके जो रिमाइंडर होंगे 0, 1, 2। अब 3 कितने रिमाइंडर हो सकते हैं, 0, 1 एंड 2। इस तरीके से जो b होगा वो किसको बिलोंग करेगा, 0 एंड 1 को, सॉरी 0 बिलोंग करेगा, इसमें आपके पास 3 भी होगा। अब जो 2 है वो बिलोंग करता है 0 एंड 1 को। इसी तरीके से जो c होगा वो बिलोंग करेगा 0, 1 एंड 2 को। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके पास 4 हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास जो आ रहे हैं वो 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने हैं, 3 हैं।
इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवा लें। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास रिजल्ट क्या है 24। या तो आप इस तरीके से कर लें बाय काउंटिंग प्रिंसिपल, या आप बाय नंबर थ्योरी उसका टाप फंक्शन फाइंड आउट कर लें। टाप फंक्शन से बराबर इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। तो अगर तो आपके पास प्राइम नंबर की पावर है तो इन पावर में से आपने एक एक ऐड करना है, तो देन आपके पास वो इस चीज के पॉजिटिव डिवाइजर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो 1.16 है। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। आपको एग्जांपल नंबर 1.16 में देखें आपके पास एक सेट दिया हुआ है। लेट x आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है 100 है। एंड लेट s जो आपके पास सेट दिया है जो कि इस सेट को डिफाइन कर रहा है कि a जो आपके पास पेयर वाइज नंबर होंगे वो होंगे a b c, यानी कि 3 आपने नंबर लेने हैं और 3 जो नंबर होंगे वो x में से बिलोंग करेंगे। और जो उसमें कंडीशन दी हुई है कि जो a नंबर है वो b से छोटा होगा और a नंबर जो है वो c से भी छोटा होगा। यानी कि 3 नंबर ऐसे चूज करने हैं कि पहला नंबर दूसरे से छोटा हो और पहला नंबर तीसरे से भी छोटा हो। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें, जो इसकी ये कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने दिया हुआ है कि जो a नंबर है वो b से छोटा है और a नंबर c से छोटा है। तो अगर तो हम क्वेश्चन को हमने देख लिया है तो अंडरस्टैंड भी किया है, अगर a b से छोटा है a c से छोटा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 100 है। अब देखें जो a नंबर है वो दो नंबरों से छोटा आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जो चॉइस बन सकती है, पहली चॉइस हो सकती है कि जो a वैल्यू है ना वो 100 नहीं हो सकता। जो हमारे पास a नंबर है वो क्या है 100 नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ही 100 है। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है 100 है। अगर a को हम कोई भी नंबर चूज कर लें वो b से तो छोटा होगा ना। अब देखिए b भी इसमें से होगा a भी इसमें से होगा। अगर a को मैं 100 चूज करता हूँ तो a से बड़ा नंबर b तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है सेट में से, क्योंकि हमने 3 नंबर लेने हैं ना, तो वो नंबर सेट करने हैं कि a से बड़ा नंबर b भी हो और c भी हो। तो a को मैं 100 तो चूज कर नहीं सकता, क्योंकि 100 a से मुराद a से बड़ा नंबर 100 से बड़ा नंबर 101 या 102 है ही नहीं। इसका मतलब ये है तो वन चीज तो क्लियर होगी कि a को हम 100 चूज नहीं कर सकते, 99 चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके बड़ा नंबर b 100 मौजूद है। और दूसरी चॉइस ये है कि हमारे पास सेट में जो इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 99। इसके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो 99 बनेंगे, क्योंकि अगर हम a से मुराद करें a के हमारे पास तादाद 100 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने a को रिस्पेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू b के भी विद रिस्पेक्ट टू c के भी। अब a की वैल्यू 100 तो हो नहीं सकती, a की चॉइस जो मैक्सिमम है वो 99 है। इस वजह से इसके नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे 99। या मेरे पास थर्ड इसकी चॉइस है कि b एंड c जो नंबर है वो आर इक्वल है, यानी कि b और c इक्वल भी हो सकते हैं। यानी कि अगर a को मैं 99 चूज करें तो देन b आपके पास 100 हो सकता है, देन आपके पास c भी 100 हो सकता है, क्योंकि उसने चॉइस दी है कि a b से छोटा है a c से छोटा है। उसने ये b का जिक्र नहीं किया गया कि b c से छोटा है। अगर b c से छोटा होता तो फिर मेरे पास जो इसके केसेस थे वो 98 बन सकते थे। तो अब ये तीन चॉइस हैं कि a की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, टोटल नंबर ऑफ केसेस 99 बनेंगे, और तीसरी जो चॉइस है वो b और c आपके पास इक्वल हो सकते हैं। अब सेट को अगर डिफाइन करूं, फिर से मैं सेट को डिफाइन करने लगा हूं। यहाँ पे एस आई सेट जो मेरे पास है वो a b c 3 नंबर है, और तीनों नंबर जो से हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं x में से बिलोंग कर रहे हैं। और जो कंडीशन है कि a b से छोटा होगा एंड जो a है वो c से भी छोटा होगा, एंड a लेस देन c, यानी कि वो c से भी छोटा हो सकता है। और थर्ड जो कंडीशन है कि एंड b एंड c इक्वल, यानी कि तीनों कंडीशन आ गई। इसके अंदर आपके पास क्या है कि a b से छोटा है, a c से भी छोटा है, और b एंड c आपके पास क्या है इक्वल है। अगर तो अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में अगर मैं सोल्व करूँ, अगर तो मैं a को चूज करूँ 99, अगर तो a को मैं चूज करूँ 99 विद रिस्पेक्ट टू इस सेट के चेक करना है आपने। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको डिफरेंट 99 केस में डिवाइड करना है। तो a को मैंने चूज किया है 99, तो S1 जो इसकी आपके पास फर्स्ट बनेगी वो आपके पास इस सेट के मुताबिक a आपके पास क्या आया 99। अब देखिए a b से छोटा होगा, सारी बात है b a से बड़ा होगा ना, तो 99 से बड़ा नंबर कौन सा है 100 है।
अब ए सी से भी छोटा है, ए तो मेरे पास 99 है, अब सी कौन सा नंबर होगा, सारी बात है वो भी 100 होगा, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, यानी कि ए 99 रखें तो बी और सी आपके पास इक्वल नंबर होंगे, वो 100। अब देखिए इसमें आपके पास कितने पेयर आ रहे हैं, 1 पेयर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ए को 98 पुट करता हूँ तो S2 जो मेरे पास केस होगा तो ये आप 98 रख लें, तो इससे बड़ा नंबर 99 मौजूद है, ये 99 है, पुट कर लें। अगर मैं इसे 98 ही रखता हूँ तो ये नंबर मेरे पास 19 हो सकता है, जबकि ये नंबर मेरे पास 100 हो सकता है, दूसरा पेयर। तीसरा पेयर ये है कि ये तो 99 आपने फिक्स कर दिया है, तो या तो ये आपके पास 100 हो सकता है, ये आपके पास 99 हो सकता है। अब देखें जो ए नंबर है वो बी से छोटा है, ए सी से भी छोटा है। अब उसने ये कंडीशन तो नहीं दी थी कि बी सी से भी छोटा होगा या सी बी से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि इसे आप 99 ही रखें, 98 ये भी 100 हो सकता है, ये नंबर भी 100 हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखें टोटल आपके पास कितने पेयर्स आ गए, 4 आ गए, 4 डिफरेंट पेयर्स हैं। अगर तो ए को मैं चूज करता हूँ 97 तो आपके पास S3 बनेगा, तो इसको आपने 97 चूज करना है। अब इसकी वैल्यू को आपने रिप्लेस करते जाना है, 98 एंड 98। इसी तरीके से ये 97 है, ये 98 हो सकता है, इसी तरीके से ये 99, अगर ये 98 है, ये 98 सॉरी ये 97 होगा, चूज किया मैं ये 98, ये आपके पास 100, तो 97 ये आप रख लें 99, ये आप रख लें 98, ये 97 ये आप 100 चूज कर लें, इसको आप चूज कर लें 98 ही। नेक्स्ट आप ये चूज कर सकते हैं कि ये 97 है, ये 97 रखें, इसको आप रख रहे हैं कि ये 98 है, और ये भी आपके पास क्या है 98 है, तो ये भी 99 हो सकता है, ये भी आपके पास 99 हो सकता है, दोनों चॉइस हैं। अब देखिए किसी भी साथ मैच नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि अगर ये 97 है तो ये आपके पास 100 हो सकता है, ये भी आपके पास क्या हो सकता है 100 हो सकता है, या एक आपके पास 100 हो दूसरा आपके पास 99 हो, ये भी चॉइस है आपके पास। ये आप 97 रखें, ये आप 99 रखें, ये आप क्या रखें 100 रख लें, ये भी आपके पास क्या है चॉइस है। अब देखिए कितने वेज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक वेज आपके पास और होगा कि अगर देखिए आपके पास 97 है, ये आपके पास हो सकते हैं कि 99 100 199 99 into 99 100 का केस भी हो गया आपके पास। एक केस आपके पास रहता है कि इसे आप 100 रखें और इसे आप 99 कर लें, इसे आप 100 रखें और इसे आप 99 कर लें, एक आपके पास केस ये है। अब देखिए सारों नंबर में से आपका जो ए नंबर है वो बी से छोटा है और ए नंबर सी से भी छोटा है। अब ये कितने आपके पास हैं, ये आपके पास 9 है। तो अगर तो मैं इसके सीक्वेंस पे जाऊं इसी तरीके से, तो अगर चूज करते हैं ए की वैल्यू आप यूज करेंगे 99 98 97। अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू चूज कर लें 1 एंड अगेन एस की वैल्यू क्या चूज होगी आपके पास 99, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो केसेस बनेंगे वो हाईएस्ट पावर आपके पास क्या होगी 99। अगर यहाँ पे 99 था, यहाँ पे S1 था, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो S क्या होगा आपके पास 99। तो इसके अंदर जो आपके पास पेयर बनेंगे इस तरीके से वो आपके पास होंगे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। तो वो 99 का स्क्वायर कैसे, तो हम देखें अगर आपके पास S1 था तो ये आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर। यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपके पास S2 था तो ये आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है। अगर ये आपने S3 चूज कर रहे थे तो S3 क्या है 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर है। इस तरीके से अगर आप S99 कैलकुलेट करेंगे तो ये 99 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर आप S98 चूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा 98 का स्क्वायर। तो जो आपके पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं तो SI हैज ऑर्डर पेयर वो आ रहे हैं आपके पास 1 का स्क्वायर S1 के लिए। इसी तरीके से S2 हैज ऑर्डर पेयर
वो आ रहा है आपके पास 2 का स्क्वायर, ये 1 है, ये आपके पास 4 आपके पास S3 हैज ऑर्डर पेयर जो आपके आ रहा है 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसी तरीके से आपके पास S99 हैज ऑर्डर पेयर, वो आपके पास क्या है 99 का स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके पास नहीं है आपका 99 रिजल्ट। तो बाय एपी अगर तो डिफरेंट है, अब देखिए ना ए से 99 से आपके पास S1 से S9 तक जाने के लिए डिफरेंट आपके पास डिफरेंट पेज पॉइंट से आपको गुजरना पड़ा, यानी कि S2 पे भी जाना पड़ता है, S3 पे भी, S4 पे भी, S7 पे भी, इसी तरीके से 97 S99 पे जाएंगे। तो देखिए डिफरेंट वेज हैं, तो इसमें आप जो चूज करेंगे एपी, क्योंकि हमने S1 जितने भी बेस किए थे तो S1 भी किया था एग्जांपल नंबर 1.1 में, तो 1.2 में, तो इसमें अगर हमने S चूज किया था उसमें, तो उसमें भी हमने यूज किया था बाय डिफरेंट पार्टीशन करके S1 को, यानी कि जिसमें हमारे पास x स्क्वायर जमा y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 था, तो उसमें भी हमने उस चीज के सीक्वेंस को यानी कि डिवाइड किया था। तो उस बाद में हमने क्या किया था, इन तमाम को सम अप किया था। तो S1 की अगर मैं निकालूं तो वो आपके पास होगी यहाँ पे, तो इन तमाम ऑर्डर पेयर को आप ऐड कर लें, यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आपके पास हो जाएगा 99 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये आपके पास एस आई की वैल्यू जो कि आपके पास इक्वल होगी, ये n का स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास n आएगा, आई की वैल्यू आपके 1 से लेकर आपके पास जा रही है 99 तक। तो इसका आपके पास फार्मूला है कि अगर इस तरह की आपके पास सीक्वेंस बनती है तो आपके पास होती है 1/6 k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ये आपके पास ऐसी सीक्वेंस का फार्मूला है। तो k से बराबर आपके पास हाईएस्ट आपके पास कितना नंबर है वो 99 है, इसमें आप 99 पुट करें तो आपके पास होगा 1/6, तो ये k से बराबर आपके पास 99 और k प्लस 1 यानी कि 99 प्लस 1 एंड 99 प्लस 2, तो ये 1/6 99, ये आपके पास 100, ये आपके पास 101, इनका मल्टीप्लाई करने और 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है 32 83 एंड 50, ये था आपका फाइनल रिजल्ट। तो क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके अंदर इसकी पार्टीशन के लिए क्वेश्चन को हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया कि मेरे पास जो नंबर थे 1 से लेकर 100 थे, तो मेरे पास ये पेयर दिया हुआ था, इस पेयर के अकॉर्डिंग मेरे पास जो ए नंबर है वो बी से छोटा है और ए नंबर मेरा सी से भी छोटा है। इससे एक चीज क्लियर होती है कि ए नंबर है वो बी से भी छोटा होगा और सी से भी छोटा होगा। देन हम ए को क्या चूज करेंगे, हम 100 तो चूज कर नहीं सकते क्योंकि 100 से बड़ा कोई नंबर उसमें मौजूद नहीं है, तो हमें तो चाहिए कि ए से बड़ा नंबर बी भी मौजूद हो और ए से बड़ा नंबर है सी भी मौजूद हो। तो देन ए नंबर 100 नहीं हो सकता, तो टोटल नंबरों के जो वेज होंगे वो आपके पास 99 होंगे, या तो हमारे पास ये भी एक चॉइस है कि बी और सी नंबर आपके पास इक्वल हो सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हमने जो 99 डिफरेंट केसेस बनते थे, तो हमने इन तमाम डिफरेंट वेज की हमने एक सीक्वेंस हमारे पास ये बन रही थी। अगर हम ए को 99 चूज करें तो मेरे पास जो S1 केस बनता था वो आपके पास जो पेयर आते थे वो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आते थे। इसी तरीके से अगर आप ए को चूज करते हैं कि 98, तो S2 जो केस बनता था उसके अंदर जो डिफरेंट पेयर्स आ रहे थे वो आ रहे थे 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप ए को चूज करते थे 97, देन आपके पास S3 था, तो जो उसका S3 में नंबर ऑफ पेयर्स आ रहे थे वो आ रहे थे 3 का स्क्वायर, क्योंकि S3 है तो 3 का स्क्वायर होगा यानी कि 9। इसी तरीके से अगर आप S4 कैलकुलेट करें तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, इस S5 के लिए आपके पास 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा, सो ऑन। अगर आप S98 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वो 98 का स्क्वायर होगा। एट लास्ट S99 के लिए और A1 के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वो 99 का स्क्वायर होगा। अब देखिए इन तमाम अगर आप एपी यानी कि अर्थमेटिक एडिशन प्रिंसिपल की तरह एक अकॉर्डिंग इसको ऐड करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन 99 का स्क्वायर, ये आपके पास जनरल फार्मूला है। समेशन की फॉर्म में लिखें तो आपके पास बनता है समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक जा रही है, n का स्क्वायर हो रहा है। n का स्क्वायर से मुराद आपके पास उसे आप लिख सकते हैं कि 1/6 99 into 1/6 k into k plus 1 and k plus 2। तो देन k की वैल्यू आपके पास क्या थी, हाईएस्ट वो 99 थी, उसमें आपने वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया वो 328350 आपके पास इस चीज का फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी एग्जांपल को और बाकी इसके जो रिलेटेड आने वाले थ्योरम है उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच।